नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार 3-4 दिन से लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आ रही है। सोमवार को भी जूडो बैंड के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पल भर में पूरा पहाड़ ही धराशायी हो गया और हजारों टन मलबा आ गया। भारी लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, इसे खोलने का काम पीडब्ल्यूडी कर रहा है। तो दिल्ली यमुनोत्री एनएच हाईवे बंद हुआ, पल भर में पूरा पहाड़ टूटकर गिरा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे यहां पर, उसके बारे में अपडेट हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से एनएच हाईवे बंद हो गया। जूडो बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, हजारों टन मलबा रोड पर आया। तो दिल्ली यमुनोत्री एनएच हाईवे बंद हो गया, आज भी लैंडस्लाइड हुआ और कल भी लैंडस्लाइड हुआ, भारी मलबा आया। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कल की और आज की दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक और आज और कल इसी हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी भी फंस गया था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। वहीं आज भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंसानों के साथ साथ पालतू मवेशी भी कुदरत की इस मार को झेल रहे हैं। चक्राता के सहिया में कई गाय उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रही हैं। मवेशियों को भी इन लहरों को पार करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जगह जगह ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और जहाँ से उनको बहुत आसरा मिलता है, वहाँ पे उनको बड़ा खतरा बना हुआ है और पशु इधर उधर भटक रहे हैं। चमोली से बड़ी खबर है। यहां के दशोली ब्लॉक में कई गांवों को जोड़ने वाली कुहेड़ मथरपाल रोड पर भारी मलबा आ गया है। बारिश के चलते आए मलबे से रोड बंद हो गई है। रोड बंद होने से 6 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि मलबे के साथ बड़ी संख्या में बोल्डर भी बहकर आ रहे हैं। विकासनगर की आसन नदी में अचानक आए पानी के सैलाब में मवेशियों सहित 4 लोग फंस गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सभी 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। सभी 4 लोग आसन नदी के बीच में रेत बजरी लेने के लिए गए हुए थे, जहां देर रात हुई बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और जिसकी वजह से सभी नदी में फंस गए। रामनगर में वन दरोगा और बीट सहायक की नशेड़ी युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देचोरी रेंज में तैनात वन दरोगा विजेंद्र चौहान और बीट सहायक प्रदीप आर्या को शराब के नशे में धुत युवकों ने बुरी तरह पीट दिया। वन कर्मियों का कसूर इतना था कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में पार्टी कर रहे इन युवकों को वहां से जाने को कहा था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की ओर से आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। देहरादून के आईएसबीटी में हुई नाबालिग से गैंगरेप मामले में सोमवार को लड़की के परिजन मुरादाबाद से देहरादून पहुंचे। परिजनों के साथ आए ग्राम प्रधान ने कहा कि उनकी बिटिया मासूम है, जिसके साथ रेप हुआ है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही परिजनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि मामला 12 अगस्त का है, जब देहरादून आईएसबीटी में बदहवास लड़की मिली थी। लड़की मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, इन पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए या आजीवन कारावास, जो भी हो उन्हें अच्छा लगे वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि लड़की परिवार को न्याय मिल जाए। वहीं गैंगरेप मामले में 2 आरोपी ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार और रवि कुमार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। आरोपी धर्मेंद्र कुमार ने ही लड़की को बहला फुसलाकर अपनी बस में बैठाया और देहरादून लेकर आया था। मामले में रोडवेज यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार का कहना है कि आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं बस में सफर करने वाली महिला यात्रियों का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए।
सिक्योरिटी का सबसे फंडामेंटल है कि जो परपेट्रेटर है पहले तो उसको सजा मिले। पहली तो प्रॉब्लम हमारे जस्टिस सिस्टम की यही है कि सजा ही नहीं मिलती है। दूसरा, हम लोग को आना ही पड़ता है, कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं, तो हमको ऐसा चाहिए कि ऐसा हर बस में एटलीस्ट समबडी जो हमारी सेफ्टी के लिए हो वहां पे स्पेसिफिकली। विशेष तौर से रोडवेज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, हम सब शर्मिंदा हैं। देखिए, हमारी जितनी बसें हैं, जैसे 2 अनुबंधित बसों के ड्राइवर हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, ये भी त्रुटि है हमारी। हम आगे इसे इंश्योर कराएंगे कि सारे जो हमारे हेल्पर हैं, जो प्राइवेट बसों पे चलते हैं, ड्राइवर हैं, उनका बाकायदा वेरिफिकेशन हो। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में एक पुरुष तीमारदार ने एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स नाबालिग लड़की को रास्ता पूछने के बहाने अपने साथ ले गया और अकेला देखकर उसे वॉशरूम के अंदर घसीटने लगा। लड़की के शोर मचाने पर अस्पताल की सिक्योरिटी वहां पर पहुंची और तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना के आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ होते अपराधों को विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। पहले रुद्रपुर की नर्सिंग अटेंडेंट की उत्तर प्रदेश में हत्या, फिर देहरादून बस अड्डे पर नाबालिग से रेप और फिर हल्द्वानी में नाबालिग से छिड़खानी की घटना, इन सब मामलों को लेकर सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। और हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग सड़क पर उतरे और अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठ गए। यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में कई घटनाएं घटी हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। चाहे आप थराली देखिए, चाहे पौड़ी देखिए, चाहे टेहरी देखिए, हर जनपद में एक बाढ़ सी आ गई है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही है। घोर विरोध हम इसका करते हैं और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सजा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। क्या उत्तराखंड में एक्सटेंशन प्रमोशन टेंशन की वजह बन रहे हैं? कुछ बड़े भागों में चीफ को एक्सटेंशन के बाद अब चीफ सेक्रेटरी की बात को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि शासन में उत्तराखंड के अफसर नजरअंदाज हो रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में शासन के अफसर सियासी मुद्दा बने हैं, तो पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और जल विद्युत निगम में बैठे चीफ भी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने अलग अलग लेवल पर अफसरों को एक्सटेंशन देने पर सवाल उठाए हैं। ताजा मामला चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को लेकर है, जिन्हें इसी साल 31 मार्च को रिटायर होना था। 6 महीने एक्सटेंशन मिला तो कार्यकाल 30 सितंबर हो गया। अब चर्चा है कि एक बार फिर राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसी सिस्टम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत के मुताबिक एक्सटेंशन दिया जाना ठीक नहीं है, इससे लाइन में खड़े दूसरे अफसरों को मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि खुद राधा रतूड़ी इसका खामियाजा भुगत चुकी हैं, जब पिछले चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। मैं ये एक्सटेंशन देने की परंपरा का समर्थक नहीं, क्योंकि इससे जो यंग एस्पायरिंग लीडरशिप है ब्यूरोक्रेसी की, उसका वो हतोत्साहित होती है। चीफ सेक्रेटरी के साथ कांग्रेस का सवाल विभागों में मजे ले रहे अफसरों को लेकर भी है, जो रिटायरमेंट के बाद भी कुर्सी जमाए बैठे हैं। मसलन पीडब्ल्यूडी चीफ दीपक यादव रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के एक्सटेंशन पर है। वहीं सिंचाई विभाग के चीफ जयपाल सिंह भी 6 महीने के एक्सटेंशन पर हैं। ऐसे ही जल विद्युत निगम के चीफ संदीप सिंघल भी एक्सटेंशन के बाद कुर्सी जमाए बैठे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड के अफसर लॉबिंग में माहिर नहीं होते, इसलिए प्रमोशन तक ही सीमित रहते हैं, एक्सटेंशन तक नहीं पहुंचते। वहीं बीजेपी एक्सटेंशन प्रमोशन पर कुछ नहीं कहना चाहती और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक बता रही है।
के मूल के लोगों को तो आप जो है सिर्फ डीपीसी करके प्रमोशन कर दो, ये बड़ा असंभव सा हो रखा है। क्योंकि उत्तराखंड का आदमी इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि व्यवस्थाओं में और लॉबिंग में कहीं कर पाता है, राज्य के प्रति सोच भी रखता है, तो उन लोगों को बिल्कुल पीछे रखा जा रहा है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है। कांग्रेस पता नहीं कौन सी विचारधारा से सोचती है इस तरह का। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, इस तरह से बांटने की कोशिश न करें कांग्रेस के लोग। और जहां राधा रतूड़ी जी हमारी चीफ सेक्रेटरी है, और यदि उनका दोबारा उनको फिर एक्सटेंशन मिलता है तो वो उत्तराखंड की है, यही की अब हो गई। विवाद और सवाल प्रमोशन और एक्सटेंशन को लेकर है। वहीं जायज सवाल ये भी है कि जब पहला अफसर ही नहीं हटेगा तो अगले को मौका कैसे मिलेगा, फिर चाहे अफसर उत्तराखंड का हो या किसी दूसरे राज्य का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर राज्यपाल की मोहर के बाद से आंदोलनकारी काफी खुश हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर धामी और राज्यपाल का शुक्रिया अदा किया है। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। शहीदों को नमन करते हुए सभी जो राज्य आंदोलनों की त्याग, तपस्या और बलिदान का नतीजा है, जो लंबे समय से हम लोग संघर्षरत थे। मैं इस पहल के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का और शासन प्रशासन के जो जिन लोगों का भी सहयोग है, जिन प्रतिनिधियों का, विशेषकर जो राज्य आंदोलनकारी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों ने अपने स्तर पर जो कार्य किया। राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को बहाल करने में जो तत्परता दिखाई है और माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे इस विधेयक को मंजूरी दी है, मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस 10% आरक्षण बहाली के लिए आंदोलनरत हमारे सम्मानित साथी सभी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आखिरकार 11 साल बाद राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर 10% क्षैतिज आरक्षण की अपनी मांग को पूरी करवाने में सफल रहे हैं। क्या है क्षैतिज आरक्षण, किस किस को मिलेगा इसका लाभ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सितंबर 2023 में जब धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखा, तो चर्चा के दौरान इसमें कई खामियां उजागर हुई। लिहाजा इसे विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति के संशोधन के बाद इसे राजभवन भेजा गया, जिसे रविवार को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत अब राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन सभी भर्तियों में, यहाँ तक कि राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य आंदोलनकारियों के मौजूदा आश्रितों को ही मिलेगा, चाहे पत्नी हो, पुत्र या पुत्री हो। आंदोलनकारी पर आश्रित विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। जो प्रावधान हमने उसमें किए हैं, जो पीसीएस लेवल की सर्विसेज हैं, उसमें भी 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। परिवार में पहले सिर्फ एक सदस्य का प्रोविजन था, अब जो भी योग्य व्यक्ति होंगे, अगर परिवार में 2 योग्य व्यक्ति हैं और अगर वो प्रतियोगिता में सफल होते हैं तो वो भी प्रतिस्पर्धी तौर पर अगर सफल होंगे तो उनको भी मिलेगा, 2 को भी मिल सकता है। इसी तरह से जो परिवार में विधवा लड़की है, मान लो उसकी शादी कहीं हो गई, विधवा होकर परिवार पर आश्रित है, या कोई प्रत्यज्ञता है या पुत्री है, इन सब को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। ये नई चीजें जोड़ी गई हैं। क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल आरक्षण, आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तराखंड में अभी तक SC, ST, OBC और EWS का आरक्षण कोटा फिक्स है। इसी वर्टिकल आरक्षण में ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगाया जाएगा। आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि अनारक्षित सीटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि जो आरक्षण ऑलरेडी जिसकी तय सीमा मान लीजिए 45% है, SC, ST, OBC, तो ये उसके भीतर ही हॉरिजॉन्टल मिलना है। ऐसे ही फौजियों को मिलता है, ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स को मिलता है, ऐसे ही आंदोलनकारियों को मिलना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण का लाभ पाने वाली सूची में एक और कैटेगरी राज्य आंदोलनकारी भी जुड़ गई है। उत्तराखंड में महिलाओं को 30%, पूर्व सैनिकों को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को 2%,
दिव्यांगजनों को 4%, खिलाड़ियों और अनाथ बच्चों को 5-5% क्षैतिज आरक्षण पहले से प्राप्त है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं, जहां सीएम देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में आयोजित बग्वाल मेले में शामिल हुए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बग्वाल मेले की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवीधुरा में बग्वाल मेले में शामिल हुए। मां बाराही मंदिर में आयोजित है ये मेला। ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है, यह हमारी लोक आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम है। इस मेले में अध्यात्म भी है, हर्षोल्लास भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे बग्वाल वाले जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं, सबके अंदर कितना जोश दिखाई दे रहा है। लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन भी है और परंपराओं को निभाने की एक ऊर्जा भी है। पहाड़ के मेले यहां की संस्कृति के प्रतीक हैं। संस्कृति, रोमांच और साहस को खुद में समेटा एक मेला है बग्वाल मेला, जो राखी के पर्व पर सदियों से चंपावत के देवीधुरा में खेला जाता है। क्यों खास है ये मेला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाराही देवी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोगों के लिए बग्वाल के क्या मायने हैं। सदियों से बाराही देवी मंदिर में बग्वाल यानी पाषाण युद्ध खेला जाता रहा है। 4 खामों के बीच ये युद्ध तब तक खेला जाता है जब तक एक इंसान के बराबर रक्त मैदान में नहीं गिरता। एक दौर में यहाँ नर बलि की प्रथा थी, लेकिन अब नर बलि के बदले एक इंसान के बराबर रक्त बहने तक बग्वाल खेली जाती है। राखी के पर्व पर हर साल बग्वाल का रोमांच लोगों को देखने को मिलता है। होली खांड दुबा चौड़ नामक ऐतिहासिक प्रांगण पर तेरे चारों भाई आपस में पत्थर मार युद्ध करके विश्व प्रसिद्ध बग्वाल का आयोजन करेंगे और एक मनुष्य के बराबर रक्त प्रदान कर मेरे देवगणों को संतुष्टि प्राप्त करेंगे। उस दिन से यह विश्व प्रसिद्ध बग्वाल यहाँ पर होती आई है। बग्वाल गहड़वाल, चमियाल, वालिग और लमगड़िया खामों के बीच खेली जाती है। इस दौरान पत्थरों के साथ ही फलों से भी एक दूसरे पर हमला किया जाता है। इस बार की बग्वाल दोपहर 2:05 से शुरू हुई, जो पहले 12 मिनट तक और फिर 2 मिनट तक दूसरी बार खेली गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 2 बार बग्वाल खेली गई हो। बग्वाल युद्ध शुरू होने से पहले लमगड़िया खाम ने कुछ मामलों को लेकर अपना विरोध भी जताया। करीब 14 मिनट तक चली बग्वाल में 70 से अधिक योद्धा घायल भी हुए हैं। ये बग्वाल जो है आदिकाल से चल रही है और जो आदिकाल से हमारी जो परंपराएं, उसमें माँ बाराही के सेवक के रूप में 4 खामों के लोगों ने शुरुआत की होगी, वही परंपरा भी कायम है और 4 खाम जो है बग्वाल खेलते हैं। माता का आदेश होता है कि बग्वाल अब संपन्न हो चुके। उसके पीछे कारण ये है कि एक आदमी के बराबर रक्त चढ़ना चाहिए। जब पुजारी को आभास हो जाता है कि एक आदमी के बराबर रक्त अर्पित हो चुका है, चाहे वो 2 मिनट में हो जाए, चाहे वो 2 घंटे चले, समय उसका कोई निश्चित नहीं है। पुजारी को आभास होता है और स्वयं बग्वाल को संपन्न कराने मैदान में आते हैं। बग्वाल मेले के आकर्षण के चलते सीएम पुष्कर धामी भी खुद को यहां पहुंचने से रोक नहीं पाए। हजारों के जनसैलाब के बीच आस्था का ये हुजूम हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफी है। बग्वाल जहां पाषाण युद्ध को दर्शाता है, वहीं आस्था, रोमांच, संस्कृति और युद्ध कला को एक सूत्र में भी पिरोता है। न्यूज 18 के लिए गोविंद पाटनी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खटीमा में सीएम धामी ने अपने आवास पर अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाया और बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनका आशीर्वाद दिया। तो खटीमा में सीएम धामी को राखी बांधी गई, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का उत्सव रक्षाबंधन।
रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड पुलिस की महिला कर्मियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की। महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुलिस की बहनों को उपहार भी भेंट किया। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी के मोरी में एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाकर महिला का शव बरामद किया। महिला सुरक्षा को लेकर श्रीनगर में कुछ महिलाओं ने श्रीनगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन कर ट्रैफिक को जाम कर डाला। टिहरी के सीमांत हिंदाव पट्टी के गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। आए दिन गुलदार ग्रामीणों के मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। पौड़ी के केशवर में स्कूली छात्र छात्राओं का एक ग्रुप ऑर्गेनिक राखी तैयार की है। अनाज, बीज और घरेलू उत्पाद से बनी ऑर्गेनिक राखियों ने देश के कई राज्यों में अपनी पहचान बनाई है। रुद्रप्रयाग में स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं पुलिसकर्मियों को भी स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने दून हॉस्पिटल की डॉक्टर्स, नर्सेज और महिला स्टाफ के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। महिला स्टाफ और स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य सचिव को राखी बांधी। श्रीनगर में महिला डॉक्टर्स ने पुलिस को राखी बांधी और बदले में पुलिस प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा, अपराधियों से करने का संकल्प पुलिस प्रशासन से लिया। अल्मोड़ा के सल्ट के देघाट में शहीदों को पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अगस्त क्रांति में जिले के 8 लोग शहीद हुए थे। आज सावन महीने के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ऋषिकेश के पौराणिक मंदिरों में भी सुबह से भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। रक्षाबंधन होने के चलते आज के दिन का महत्व और भी बढ़ गया। देखते हैं कुछ और खबरें। हिंदी, बंगाली और ब्रिटिश फिल्मों के नामचीन कलाकार विक्टर बनर्जी की हालत में अब सुधार है। ज्यादातर समय मसूरी में बिताने वाले विक्टर बनर्जी को 14 अगस्त को ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनको देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहां उनकी हालत में सुधार हुआ है और वो जल्दी मसूरी पहुंचने वाले हैं। मसूरी के सरोकारों से जुड़े रहे विक्टर बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर कई लोग चिंतित थे। अब उनके तबीयत का अपडेट मिलने के बाद उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। तो बीते 14 अगस्त को ब्रेन हैमरेज हुआ था। कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अधिकतर समय मसूरी में रहते हैं विक्टर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विक्टर बनर्जी की हालत में सुधार हो रहा है। अधिकतर समय मसूरी में रहते हैं विक्टर और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।